नमस्कार, मेरा नाम पूर्णिमा मिश्रा है और दहाड़ में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की पहाड़ियों में तीसरे दिन भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने इस पहाड़ और जंगल में छिपे हुए आतंकियों को घेर लिया है। रॉकेट लॉन्चर से इस वक्त फायरिंग की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि लश्कर के 3 आतंकी हैं जो पहाड़ी के टॉप पर छिपे हुए हैं और इसीलिए ड्रोन से आतंकियों के ठिकाने पर बम बरसाए जा रहे हैं। 3 दिन से जारी मुठभेड़ में आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे देश के 4 वीर सपूत शहीद हो गए। आज शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, शहीद मेजर आशीष ढौचर, उनको आखिरी विदाई दी गई। डीएसपी हुमायूं भट्ट भी 2 दिन पहले एनकाउंटर में शहीद हुए थे और आज एक और खबर आई, एक और जवान की शहादत की खबर आई। पूरा देश इस शहादत का बदला मांग रहा है। देश के वीर सपूतों के बलिदान को लेकर इंसाफ मांग रहा है। इन तस्वीरों को जरा थोड़ी देर आप ठहर कर देखिएगा और उसकी वजह यह है कि शहादत पर सियासत हो रही है। एक तरफ रोती बिलखती मां, एक तरफ छोटा बच्चा जो अपने पिता का इंतजार करता रहेगा, क्योंकि उसको तो शायद ये पता भी नहीं कि मौत क्या होती है। ये वो हमारे जवान थे जो सुरक्षा के लिए तैनात थे, जो आतंकियों से लोहा ले रहे थे। लेकिन इन तस्वीरों के बीच में, इस शहादत के बीच में किसी ने सियासत का मौका खोज लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी कर दी है। कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए और फारूक अब्दुल्ला से भी 2 कदम आगे निकलकर कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने मोदी सरकार को आतंकियों से ही बातचीत करने की सलाह दे दी है। सैफुद्दीन सोज का यह मानना है कि सरकार को आतंकियों के मन में क्या है यह पता लगाना चाहिए। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के बयान की निंदा की है। आप सोच के देखिए, ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है। सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर पहले अपने किताब में कश्मीर को लेकर प्लेबिसाइट होना चाहिए, कश्मीर अलग होना चाहिए, इस प्रकार के बयान भी दिए हैं। उन्होंने आज कहा है कि आतंकवादी के मन के अंदर, आतंकवादी के दिमाग में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान का यह फर्ज है कि हिंदुस्तान ये जाने। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहती है कांग्रेस। आज दहाड़ में यही सवाल हम भी पूछेंगे उन नेताओं से जो देश के वीर सपूतों की शहादत के बदले पाकिस्तान, जो आतंकियों को पालता है, पोसता है और आतंकियों को घाटी में भेजता है ताकि घाटी की शांति को खंड खंड किया जा सके। बातचीत की मांग इन्हीं आतंकियों से की जा रही है। आखिर जिन आतंकियों ने हमारे देश पर गोली बम बरसाए, उनसे बातचीत की जरूरत क्यों है? आज दहाड़ में यही सवाल होगा। देश के वीर सपूतों की शहादत पर पाकिस्तान की पैरवी क्यों की जाती है? जब पूरा देश बदले की मांग कर रहा है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ने क्यों पाला बदल लिया और आतंकियों से बातचीत की पैरवी आखिर क्यों करने लगे हैं? और आइए दहाड़ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सुजाता पॉल कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नजीब खान पीडीपी के प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और रमनीश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सुजाता पॉल, पहला सवाल मेरा आपसे है, आखिर शहादत पर सियासत कब तक होगी? इस तरीके की बयानबाजी कब तक होगी? कोई जाके पूछे उस विधवा से जिसने अपने पति को खो दिया, कोई जाकर पूछे उस नन्हे मासूम से जिसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। ये वो जवान है जो लगातार तैनात रहते हैं आतंकियों से लोहा लेने के लिए और कहा यह जाता है कि इन्हीं आतंकियों से बातचीत की जाए। इस पर सियासत होने लगती है। शुरुआत में ही पहले मैं ये कह दूं कि हम सब स्तब्ध हैं इस घटना से, और कर्नल मनप्रीत सिंह हो या शहीद मेजर आशीष हो, राइफलमैन रवि कुमार हो, और या फिर डीएसपी हुमायूं भट्ट, उन सबको याद करते हुए देश
उनका कृतज्ञ हो चुका है और वे हमेशा अमर रहेंगे। और इस तरह से अगर हमारे वीर बहादुर वीर गति को प्राप्त होंगे ताकि आप और मैं घर में सोए हुए हैं, तो ये सवाल उठेगा इस सरकार पर, क्योंकि नीति, नियत और नेता क्या कर रही? क्या नीति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? वो प्रचंड बहुमत है उनके पास, कौन क्या कह रहा है उससे कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो G20 का जश्न मना रहे थे वो। कौन किसकी नहीं सुनता सुजाता जी? देखिए, आज जो हालात है हाँ। उसमें विपक्ष की कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं है ये सरकार, क्योंकि और प्रचंड बहुमत भी है उनके पास, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप मुझे बताइए कि उन्होंने कहा था कि जब नोटबंदी करी थी 2016 में, उन्होंने कहा कि सारी आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएंगी। मुझे बोल लेने दीजिए, अपनी रिसर्च को किनारे रख दीजिए आप। मुझे नहीं जानना कि आप अपनी क्या रिसर्च लेकर आई हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि सैफुद्दीन सोज जिस बयान के साथ आते हैं वो कहते हैं कि ये जानना चाहिए कि आतंकी के मन में क्या चल रहा है, ये पता लगाना चाहिए। ये वो आतंकी जो नाम आपने गिनाए, शहादत को वो प्राप्त हो गए, जिन्होंने उनको मार दिया, आप उनके मन को टटोलना चाहती हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है? उन्होंने ये कहा कि उनसे जाके वार्ता कर लीजिए। उन्होंने कहा कि उनके साथ बैठकर आतंकियों से बात करनी चाहिए। एक सेकेंड, नहीं मैडम, प्लीज मेक योर पॉइंट क्लियर। प्लीज मेक योर पॉइंट क्लियर। प्लीज मेक योर पॉइंट क्लियर एंड देयर इज नो नीड टू शाउट, क्योंकि सैफुद्दीन सोज पर जाकर चिल्लाइए, सैफुद्दीन सोज पर जाकर चिल्लाइए, अपने अपने बड़े नेताओं को बोलिए कि सैफुद्दीन सोज को फोन मिलाए और उनसे पूछे कि वो चाहते क्या है। आतंकियों से बात करना चाहती है आप, आतंकियों से बात करना चाहते हैं राहुल गांधी, आतंकियों से बात करना चाहती है सोनिया गांधी, आतंकियों से बात करना चाहती है सुजाता पॉल, यही चाहती है आप कि आतंकियों से बात हो? मैं आपके हिसाब से तो अपनी बात कहूंगी नहीं। अगर आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने ये बात कही है, इसीलिए आपको इसी सवाल का जवाब देना होगा सुजाता पॉल। पूर्णिमा जी, मैं जवाब तभी दे सकती हूँ जब आप चुप रहेंगी। आपने सवाल पूछा, अरे आप डिमोनेटाइजेशन पर जा रही है मैडम, यहाँ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं आतंकियों से लोहा लेते हुए, और आप कहती है कि आतंकियों से बात होनी चाहिए। मैं बिल्कुल अपनी बात अपने तरीके से कहूंगी पूर्णिमा जी, और जब तक मैं अपनी बात ना कह लूं तब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या कहना है। इस सरकार से पूछिए कि लाहौर आपको नहीं बताती, अटल बिहारी वाजपेयी तो बता सकते हैं कि क्या कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुजाता पॉल बता सकती है कि क्या कहना है कि इस सरकार ने ये स्थिति कैसे होने दी। जब ये सरकार कह रही थी कि नोटबंदी के बाद हम कमर तोड़ देंगे, कोई आतंकी घटना नहीं होगी, तो क्या नीति है? क्या ये सरकार को स्पष्ट नहीं करना चाहिए? 2019 से वहां पे अपनी सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों की, और सरकार क्या करती है जब ये घटना होती है? ये आतंकी घटना पूरे देश को हिला देती है। प्रधानमंत्री वही करते हैं क्या करती है? कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस आतंकियों से बात करने की उनके मन में क्या है ये जानने की बात करती है। कांग्रेस उस पर सियासत करती है, कांग्रेस उस पर सियासत करेगी क्या सुजाता पॉल? सत्ता में नरेंद्र मोदी, किसी का परिवार उजड़ गया, किसी का बच्चा अनाथ हो गया, कोई लड़की, कोई महिला बेवा हो गई, और आप कहते हैं कि आतंकियों के मन को टटोला जाए। प्रधानमंत्री बताएं कि वो जश्न क्यों मना रहे थे? G20 का जश्न मना रहे थे जिस वक्त ये घटना हो रही थी। क्या उनको यह जश्न मनाना चाहिए था? अगले दिन एक सरकारी कार्यक्रम को अटेंड कर रहे थे, क्या उन्हें करना चाहिए था? जब देश हिला हुआ है, देश अपना सिर झुका के खड़ा है, अपने वीर जवानों को याद कर रहा है, तो प्रधानमंत्री क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे थे? वो बताइए, आप सवाल इस पर होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अपने आप को सुनिए, क्योंकि जब आप G20 का जिक्र कर रही हैं, उस G20 ने पूरे देश का मान बढ़ाया है। विदेशी लोगों से बीच में, उनके बीच में देश का मान ग्लोबली बढ़ा है। इसीलिए G20 और इसी G20 का सफल आयोजन तो घाटी में भी हुआ था ना, तभी आतंकी बौखलाए ना। ये सोचा कि घाटी में अशांति कैसे फैलाए। मैडम, कम से कम आतंकी जो करते हैं, आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रही हैं? आतंकियों की भाषा क्यों बोल रही हैं आप? ये बताइए, आप तो भारतीय है ना, आपके पास पासपोर्ट कहाँ का है? पासपोर्ट कहाँ का है आपके पास? आप किसकी बात करेंगी? आप भारत देश की बात करेंगे या फिर आप आतंकियों की बात करेंगी? किसकी बात करेंगी सुजाता पॉल? किसकी बात करेंगी आप? थॉट क्लैरिटी लेकर आइए, थॉट क्लैरिटी लेकर आइए। हमारे जवान
श्वेता जी, पुलवामा की घटना हमारे हुई, तो जवान क्यों नहीं शहीद कर हुए रहे थे? हैं। संवेदनशीलता कम से कम इस मौके पर संवेदनशीलता तो जब आपको तिरंगे नहीं में दिख रही है। लिपटे हुए हमारे शहीद लौटे हैं, उस दौरान कुछ आप लोग इज्जत सियासत करिए करते उनकी। हैं। आप कहते हैं कि आतंकियों से बात होनी चाहिए, उनके मन में क्या है ये समझना चाहिए सरकार को। कार्यक्रम में एंकर वो जो बनकर गोला बैठी बारूद है, लेकर आते केवल हैं, एक जिनकी तरफा वजह से बात हमारे करने जवान के लिए। शहीद होते हैं, उनके मन को टटोलेगा ये भारत देश, उनको जान से मार देगा ये भारत देश, उनका खात्मा करेगा ये भारत देश, ना कि उनका मन टटोलेगा। सुजाता पॉल नहीं टटोलेगा उनका मन, और गोली साथ साथ नहीं चलेंगी। ये है भारत देश का स्टैंड, ये भारत देश का स्टैंड है। और आप उसी भारत देश की एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता है, आप उसी भारत देश की एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता हैं। भारत का स्टैंड है, गोली और बोली साथ नहीं चलेगा, नहीं होगी आतंकियों से बात, आतंकियों को गोलियों से भून डाला जाएगा। ये भारत का स्टैंड है मैडम। देश के प्रधानमंत्री से पूछिए, देश के प्रधानमंत्री से कि जिस वक्त ये घटना हुई तो वो भूल गए अपने वादे को। उन्होंने वादा किया था कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी, मगर ये घटनाएं बंद नहीं हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, सुनिए, आज तक साफ मैं बता रही हूं ना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार को लेकर आपके मन में विरोध है, तो जब शहादत होगी तो उस पर आप सियासत करेंगी। आपके लिए वो सियासत का एक मौका है। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आपको डिबेट में लाते हुए, ये कौन सा मौका है? कब तक हमारे शहीदों की शहादत पर सियासत होती रहेगी? जब भारत का स्टैंड क्लियर है, कौन उनसे बातचीत करेगा उन आतंकियों से? कौन पाकिस्तान या आतंकियों को मुंह लगाएगा और क्यों लगाएगा? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं जो मेरे देश के वीर जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, और श्रद्धांजलि देते हुए ये कहना चाहता हूं कि इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती कि एक देश में, इस देश के वीर जवानों के सामने AK-47 लेकर कुछ आतंकवादी खड़े हैं, और उन्हीं के समर्थन में मेरे ही देश के कुछ राष्ट्रीय पार्टी के, या फिर यूं कहिए कि इंडिया अलायंस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। और सिर्फ पाकिस्तान से ही क्यों, आतंकवादियों से ही बात होनी चाहिए। हमारी नीति है कि इस देश में गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती। कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा, हम उसको 2.5 फीट धरती में गाड़ देंगे। लेकिन अगर घमंडिया वालों ने और ये इंडिया अलायंस वालों ने अपना कुछ सोच ही लिया है, तो मेरी ही सरकार से निवेदन है कि ठीक है, सलमान सोज और फारूक अब्दुल्ला को ही तैयार कीजिए कि वो जाएं उन आतंकवादियों से जो वो गन लेकर मेरे देश के सैनिकों के सामने खड़े हैं, उनसे जाकर 2-4 बात कर लें और करवा दें उनका समर्पण। इतनी मोहब्बत और इतना प्रेम, और वो भी उस समय पर जब इस देश के बच्चे जो है शहीद हो रहे हैं। आपको इतनी तो कम से कम शर्म होनी ही चाहिए, इतना तो कम से कम ध्यान होना ही चाहिए कि ये मसला कोई इंटरनल नहीं है। जब दूसरे देश से प्रोपोगेट किए हुए आतंकवादी हमारे देश में जो है डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और बुरी तरीके से वो बौखलाए हुए हैं, और वो इस तरीके से हमारे देश के ऊपर हमला कर रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम उस समय तो देश के साथ खड़े हो जाइए। वैसे आपसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद इस देश को है भी नहीं, ये 28 लोगों से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद ये देश करता भी नहीं है, और देश का कोई ऐसा विषय या मुद्दा है भी नहीं G20 से लेकर तमाम बोल के जहां पर आपने भारत का साथ दिया हो। लेकिन यहां पर तो जो सैनिक हैं वो आपके भी हैं। Z+ तो राहुल गांधी भी लेकर चलते हैं, प्रियंका गांधी, उनका पूरा परिवार, ये 28 के 28 नेता, सबकी सुरक्षा तो यही फौज करती है ना। तो कम से कम जब हमला इस देश पर हो रहा है तो उस समय तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, और ये सरकार ना बिल्कुल झुकेगी, ना डिगेगी, और ना कोई फर्क पड़ता है। हाँ नहीं, लेकिन सुजाता जी ये सवाल उठाती है, इस सवाल फारूक अब्दुल्ला भी उठाते हैं कि सरकार कहती थी कि अब आतंकी हमले खत्म हो गए, हमने ऐसी नीति अपनाई कि आतंकी हमले खत्म हो गए, लेकिन फिर भी आतंकी हमले हो रहे हैं, और उसी वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। अभी जस्ट सेकंड सर, क्योंकि हमारे साथ नजीब खान भी हैं, आप PDP के स्पोक्सपर्सन हैं। जवाब दे दूं अगर आप मुझे 10 सेकंड बस मुझे, मैं आपके पास आती हूँ नजीब जी से, एक रिएक्शन मुझे नजीब जी से जल्दी से लेना होगा। ये कौन सा गैंग है, ये कौन सा गैंग है खान साहब, जो इंतजार करता है ऐसे मौकों का कि जब हमारे जवानों की शहादत होती है तो उस वक्त मशरूम जैसे उग जाएं, खड़े हो जाएं और उस पर सियासत करने लगे। महबूबा मुफ्ती को तो पत्थरबाजी करने वाले मासूम बच्चे नजर आते हैं। आतंकियों के साथ संवेदना वो भी कई बार जाहिर कर चुकी हैं, और अब कांग्रेस भी उसी लाइन लेंथ पर चलती हुई ये कहते हुई कि आतंकियों के मन को समझना चाहिए सरकार को। पूर्णिमा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। पहले तो हम श्रद्धांजलि देते हैं जो कल जो शहीद हो गए।
तो हमारे मेजर साहब हो गए, कर्नल साहब हो गए, डीएसपी साहब हो गए और आज सुबह राइफलमैन हो गए। तो हम उनके परिवारों के साथ हैं। ये हम जानते हैं कि पिछले 30 साल से हम ये चीज़ें देख चुके हैं कि यहाँ पर कितने लोग शहीद हुए हैं। आज तक तकरीबन 50,000 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं। और आप लोग तो टीवी पे चढ़ के ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मगर हम जिन लोगों ने ये देखा है, जिन लोगों ने इसकी गर्मी इसकी तपश हमने देखी है, वो लोग जानते हैं कि ये होता क्या है। बीजेपी ने 2019 में 5 अगस्त में हमसे ये वादा किया, हमसे अचानक अनकॉन्स्टिट्यूशनली 2 दफ़ा 370 और हमारी स्टेट को यूटी बना के रख के ये बोला कि अभी हालात ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ये हालात, ये इसको वो टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर सियासत करें, क्योंकि वो लोग जानते हैं जिनके साथ ये चीज़ जिनका लगते जिगर चला गया, जिनका पति चला गया, जिनका बेटा चला, वो लोग जानते हैं। बाकी हम लोग उस तरीके से नहीं पहचान सकते हैं कि उनकी पेन क्या है। मगर यकीन मानिए, हमने बहुत से हरबे अपनाए हैं। हम भी चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, ये हम नहीं बोलते हैं कि नहीं होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप अफगानिस्तान राजन में भी खान? एक वक्त किससे बात होनी चाहिए? किससे बात होनी चाहिए? हम भी चाहते हैं बात। किससे बात होनी चाहिए? अगर किससे? मैं नाम जानना चाहती हूँ, किससे बात होनी चाहिए? पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी? पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। पाकिस्तान से होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान ने जी बिल्कुल होनी चाहिए, घाटी क्योंकि को देखिए हमने, आप मेरी बात सुनिए, जिसको हम जन्नत कहते हैं। देखिए, समझ रहे हैं आप? आपने 2 बातें की यहाँ पर, आपने श्रद्धांजलि दी, आपने संवेदना जाहिर की। आप मेरी बात 30 साल आप जो है 30 साल ये चीजें सर, एक सेकंड रुकिए ना। अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी कि बातचीत करनी चाहिए। अब पीडीपी भी कह रही है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान जो आतंकियों को सरहद पार भेजता है घाटी में, खान साहब थोड़ी सेंसिटिविटी रखिए, संवेदनशीलता रखिए। आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जो आतंकियों को पालता पोसता है, जिसने घाटी को नर्क बनाने की पूरी कोशिश की, घाटी को जन्नत की जगह जहन्नुम बनाने की कोशिश की, और किस तरीके से फायदा उठाकर इन्फिल्ट्रेट कर आतंकियों को भेजा ताकि घाटी में, अरे सर आप कश्मीर में सर आप घाटी में बैठे हैं, घाटी में आतंकियों ने कौन कौन सी कायराना हरकत नहीं की, कम से कम आप तो उसके गवाह हैं। थोड़ी तो सेंसिटिविटी रखिए सर। अरे फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? आपको कौन क्या करेंगे आप? आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सर सुनिए, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, आप कीजिए, आतंकियों को जवाब देगा, ना कि पाकिस्तान से बैठकर बात करेगा या आतंकियों के मन में क्या है ये जानेगा। हम सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ नहीं है, हम जंग के खिलाफ अरे नहीं सर है। फिर आप तो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान की बोली बोलेंगे, खाएंगे हिंदुस्तान का, गाएंगे पाकिस्तान का, कैसे चलेगा ऐसे? खाएंगे आप हिंदुस्तान का नहीं, कैसे? और गाएंगे आप पाकिस्तान का, आप नहीं बात कैसे चलेगा सर? हमको यही तो आपकी बात है क्या? सर मेरी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सोच की है, प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम सोच की है। और ये सोच कोई नई पैदा नहीं हुई है। आपको चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इनकी सोच को पूरा भारत देश देखता आया है। आप बोलने नहीं देते हैं। आप देखिए मेरी बात सुनिए। सर आप पाकिस्तान का गुणगान करेंगे तो मैं आपको क्यों बोलने दूंगी? आप पाकिस्तान का गुणगान करेंगे तो मैं क्यों बोलने दूंगी आपको? आप आतंकियों के समर्थक बनते हैं, आप पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, उस पाकिस्तान से बात करें जो आतंक फैलाता है। प्लीज सर हैव सम सेंस। अरे मत कीजिए बात। अगर आपको कोई और सोल्यूशन है कीजिए। आप चाहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करना, मैंने रोका आपको, कीजिए। जब अभी तक कुछ फायदा नहीं हुआ, इसके आगे क्या फायदा हो? यहाँ अफगानिस्तान में बिल्कुल फायदा नहीं होगा। जब बिल्कुल फायदा नहीं होगा, सुनिए नाजिब खान, बिल्कुल फायदा नहीं होगा जब आप जैसे नेता ऐसे मौकों पर सियासत करेंगे, जब आप एक बोल बोलेंगे कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, आतंकियों के मन को समझना चाहिए, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं आप रमनीश वत्स, आपको लाते हुए माफी चाहूंगी, आपको मैंने इंतजार कराया, लेकिन ये कौन लोग हैं? मुझे इस गैंग से समस्या है, मुझे खान साहब देखिए सामने दिख रहा है ना, एक सेकंड के रूप में देखिए ना सामने। खान साहब की बात आप कैसे पूछ रहे हैं? टीवी पे बैठ के आप बातें कर रही हैं, टीवी से बैठ के बातें नहीं होती। सर सुनिए मेरी बात, पे है जो लोग लड़ रहे हैं, खान साहब हमारे लड़ रहे हैं, खान साहब सुनिए, मैं यहाँ पर टीवी पर जरूर बैठी हूँ, लेकिन जब मैं खबर पढ़ती हूँ ना, जब हमारे अपने जवान शहीद होते हैं, जब मैं मातम पसरा देखती हूँ, जब मैं एक माँ के चिल्लाने की आवाज सुनती हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं।
मैं ये नहीं सोचती कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। मैं टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, लेकिन उन परिवारों के साथ मैं भी रोती हूं और मुझे भी दुख होता है कि हमारा एक जवान शहीद हो गया है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उन आतंकियों की वजह से जिसके हिमायती आप लोग बनते हैं। मुझे दुख होता है, इसलिए मुझको पाठ मत पढ़ाइए इस चीज का। रमेश वत्स जी, मुझे इस गैंग से समस्या है जो खाता हिंदुस्तान की है और गाता पाकिस्तान की है। इन लोगों से छुटकारा शायद पहले चाहिए, फिर उसके बाद हम इन आतंकियों से डील कर पाएंगे। पूर्णिमा जी, कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोच की जो सोच है उसकी पेशगी तो इन्होंने आज अपने बयान से ही दे दिया। और इन्हीं के बयान से मुझे याद आता है मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और मुझे लगता है कल भी इन्होंने एक नमूना पेश किया था, वो हैं फारूक अब्दुल्ला जी, आज कांग्रेस के नेता। और कांग्रेस की नीति जो है या नीयत की बात करें या सोच की बात करें, ये नई बात तो है नहीं। इनका आतंकियों से प्रेम तो पहले भी रहा है। जब बाटला हाउस इनकाउंटर में आंसू बहा रही थी सोनिया गांधी जी, 3 बजे रात को कोर्ट खुलवाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खुलवाया गया था ये अफजल गुरु के लिए। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे पापी जिंदा हैं, यही लोग सारे छाती पीट रहे थे। बुरहान वानी के जो जनाजे के ऊपर यही लोग छाती पीटने वाले थे। और जहाँ तक देखिए, बगल में देश की सीमा के पश्चिमी भाग में एक पाकिस्तान है, लेकिन एक पाकिस्तान हमारे देश के अंदर भी है। वो पाकिस्तान पलता है जो पाकिस्तानी परस्ती जो सोच रखते हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं कि पाकिस्तान से नहीं, उनके आतंकियों से भी हमें डायलॉग करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। वो सामने से हमें गोली बारूद से वर्षा करे और हम सामने कहीं नहीं, रुक जाओ भैया, हम पहले बातचीत कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि 28 जो नमूने हैं घमंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन वाले, जाए ना वहाँ पे, जाए उनसे पेशगी करें, वो हम भैया हम आतंकियों से बातचीत करने के लिए आए। तो ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे? लेकिन इनको फुर्सत मिले, सनातनियों का अपमान करने से फुर्सत मिले तब तो ये जाएं। मुझे लगता है इनको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। ये हर दिन एक नए नमूने आ जाते हैं जो सनातनियों का अपमान करते हैं। भारत में बैठ के पाकिस्तान की बुलंद आवाज रमेश वत्स बन रहे हैं ना, कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, कह रहे हैं कि आतंकियों से बातचीत होनी चाहिए। आपको दर्द नहीं होता है कि पाकिस्तानी, देखिए 4 शहीद हो गए हमारे जवान। हम लोग उनके छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचिए, उनका क्या होगा। और ये कहते हैं डायलॉग करनी चाहिए, बातचीत कर। अरे शर्म तो करिए थोड़ी सी, यदि शर्म है तो शर्म करिए ना। आप लोगों की देखिए, महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए, ये तो नई तो बात है नहीं। इनका तो आतंकियों से पहले भी प्रेम रहा है। हमने ऐसा देखा है ना, इससे यासीन मलिक को गले लगाने के लिए बुलाया गया था ना दिल्ली। कौन बुलाया था? मनमोहन सिंह। जब आप हमारे साथ जब आप कहते हैं कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों को वोट जाना चाहिए, तो तभी पता चल जाता है इनकी सोच कैसी है। ये तो तय है ना, ये तो तय है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। ये तो आपको भी क्लियर होगा, इसमें मेरे बताने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये टाइम ऑफ एक्शन क्या है? मतलब ये कौन सा मौका है सियासत करने का? ये समय क्या है? पीडीपी कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, आप लोग कहते हैं, और यही सोच साहब है जिन्होंने ये कह दिया कि कश्मीर समस्या के लिए भारत जिम्मेदार है। 370 हटता है तो ये कहते हैं कि इनको नजरबंद कर दिया गया। अगर आपने बोल लिया हो तब मैं बोलूंगी। आपने एक बार भी ये वत्स जी जो भी हैं इनको इंटरप्ट नहीं किया, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनको इंटरप्ट नहीं किया। और अभी ये जो वत्स जी बता रहे थे, ये इतिहास में नहीं जा रहे, ये बाटला हाउस, अफजल गुरु, यासीन मलिक सबके बारे में कह रहे थे। और जब जो आज सरकार में बैठा है, जो सत्ता सीन है, और जिन्होंने बीच में मत बोलना, आप भी रोने लगे। चुप रहिए, सुजाता जी बीच में नहीं बोला। सुजाता जी आराम से, इसमें कोई आप मॉडरेट कर रही है, सुजाता जी आराम से नहीं बोलूंगी, सुजाता जी आराम से नहीं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं, रुकिएगा, इनको चुप कराइए फिर। नहीं ठीक है मैम, मैंने बोल दिया, अपनी बात पूरी करिए। तो मैं अपनी बात, आप देखिए, आपने मुझे कुछ बातें कही, मैं विरोध दर्ज करा रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा तो आप शब्द मैंने नहीं कहा ना, तो ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अब जब आप बात करते, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सरकार ने कहा था कि हम प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं, हम वो सब कर सकते हैं जो दूसरी सरकारें नहीं कर सकती। आज हमें ये जानना है कि आखिर इस सरकार की नीयत क्या है, नीति क्या है, और क्यों ऐसा हो रहा है
कि हमारे जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स होते हैं कश्मीरी पंडितों के, और अब आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो बंद नहीं होती है। तो जो लोग वहां पर हैं और जिनको 2019 के बाद से वहां पर बहुत समय तक आपने लॉकडाउन में रखा, जिस लॉकडाउन से हम और आप गुजरे उससे भी पहले से वो लॉकडाउन पे है, तो अगर वो सवाल करेंगे तो उन सवालों के जवाब यही सरकार देगी, क्योंकि यही सरकार की नियत और नीति से जम्मू और कश्मीर इस वक्त चलेगा या नहीं चलेगा। सरकार की वजह से भारत जोड़ो यात्रा कर पाए थे राहुल गांधी जी। मैं बताती हूँ इसका राहुल गांधी जी भारत जोड़ो जवाब यात्रा दीजिएगा, लेकिन उससे पहले नहीं मैम, ठीक है, आपके सवाल है, 4-5 सवाल है, छोटा सा सवाल, उसको जवाब दे दीजिएगा। लेकिन उससे पहले सुजाता पॉल जी, एक बात आपको सुननी चाहिए जो एक्चुअल में पाकिस्तान की सोच को दिखाती है। एस जयशंकर कहते हैं कि जिन लोगों ने सांप को पाला है वो उन्हें भी काटेगा, और ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके पड़ोसी को ही काटेगा। एक बार जल्दी से एस जयशंकर को सुन लेते हैं, उसके बाद आगे जी जवाब दीजिएगा। If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. शिवम त्यागी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि क्या किया, हम इस सरकार की नीति जानना चाहते हैं। तो नीति इस सरकार की जानिए और समझिए कि कश्मीर में इस समय जो घटनाएं होती हैं वो 66% तक कम हो जाती हैं। आज 66% घटनाएं कम है वहां पर। अगर मैं 3 दशकों की बात करूं तो अगर 1990 से भी मैं टोटल बात करूं तो वहां पर 9,734 घटनाएं हुई 2004 से 14 में, और अगर 14 से 22 की बात करूं तो 2,190, यानी कि सीधा 3 गुना। अगर मैं बात करूं यहां पर टोटल के 1990 में जिस दौरान आपने सारी ये चीजें की और जहां पर अप्रोक्सीमेटली 16-17 हजार घटनाएं हुई, वो घटकर टोटल 255 रह जाती हैं एक पर्टिकुलर साल में। उसको भी छोड़ दीजिए। पत्थरबाजी की घटनाएं वहां पर 90% तक कम है। अब आपको सुनने में नहीं आता होगा, 2 देशों के अलग अलग झंडे वहां पर सुनने में नहीं आते होंगे, ISIS का झंडा वहां पर आपको सुनने में नहीं आता होगा। अभी पिछले दिनों 15 अगस्त में एक आतंकवादी के भाई ने तिरंगा लगाकर कहा कि ये देश हमारा ख्याल रखता है और हम इस देश के साथ हैं। टूरिज्म वहां पर ऑल टाइम हाई है, चीजें वहां पर बेहतर हैं। ये बदलाव लेकिन आपको नहीं नजर आएगा। आपको नजर आएगा वो लॉकडाउन जो अभी है ही नहीं, जो बिल्कुल शांति है। आपको नजर आएंगे किलिंग्स। मैं कहता हूं मेरे देश के जवान कोई डेटा नहीं है। अगर एक भी जवान इस देश का शहीद होता है, वो हमारा बच्चा शहीद होता है, जिस पर गौरव है इस देश को। लेकिन आपको डेटा में ही अगर इंटरेस्ट है तो डेटा को ही लेकर आप चलते हैं। और ये देखिए कि पिछले सिर्फ 9 साल की अगर मैं बात करूं, 9.5 साल की, वो घटनाएं 900 से बढ़ के, या जो हर साल में आतंकवादी घटनाएं 900 होती थी, वो मात्र 252-53 अब आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, क्या ये बदलाव आपको नजर नहीं आता? क्या ये चीजें आपको नजर नहीं आती? G20 शांतिपूर्ण तरीके से होता है, क्या ये बदलाव आपको नजर नहीं आता? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति करनी है, आप करिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम इस समय पर तो नहीं। लेकिन कुल मिलाकर सवाल तो इसी सेलेक्टिव अप्रोच पर है ना, और इसी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और इस बार तो शहादत पर जब सियासत हो रही है तो ये सोचने की बात है कि आखिर अपने ही देश में रहकर हम कर क्या रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ शिवम त्यागी आपका, सुजाता पॉल जी और नाजिब खान हमारे साथ जुड़े थे। रमनीश वत्स साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए दहाड़। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं AIATF के चेयरमैन, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा सर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बिट्टा जी आपका भारत 24 पर। और जी वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। और शुरुआत इसी सवाल के साथ, क्योंकि सैफुद्दीन सोज की तरफ से आज जो स्टेटमेंट दिया गया, जब वो ये कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत को लेकर बल देते हुए ये भी कहते हैं कि आतंकियों के मन में आखिर क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए। ये वो सैफुद्दीन सोज हैं जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, उसके बाद वो कांग्रेस के साथ आ गए, मिनिस्टर भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और इस तरीके का उनका बयान सबसे पहले बिट्टा सर कितना अफसोसजनक है। क्योंकि एक तरफ हम सीधे सीधे ये कहते हैं कि गोली और बोली दोनों साथ साथ नहीं हो सकती, और इसी बीच में ऐसे लोग भी हैं जो इस बात की पैरवी करते हैं कि पाकिस्तान के साथ, आतंकियों के साथ बातचीत होनी चाहिए। पहली बात तो सोच के ऊपर को मुझे हैरानगी की बात नहीं, आपने हैरानगी की बात की, मुझे कोई हैरानगी नहीं है। जब ये सेंटर के मिनिस्टर से, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वहां स्टेट के दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में रहे, इनकी सोच शुरू से लेके आतंकवादियों की फेवर में रही है। इन्होंने कभी राष्ट्र की बात नहीं की है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस चीज का है, हिंदुस्तान के संविधान की शपथ लेके पार्लियामेंट के अंदर
और उसके बाद ये मिनिस्टर बनते हैं। पूरी देश की सारी हमारी सुरक्षा के ऊपर कितना बड़ा खतरा होता है जिन पदों पे रहे हैं। पहली बात तो इनको मैं बता देना चाहता हूं, ये हो या फारूक अब्दुल्ला हो, उनकी स्टेटमेंट भी ऐसी थी कि 370 धारा हटने के बाद क्या आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल नहीं आया। पहली बात तो जो जवान शहीद हुए उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, और सीमाओं की रक्षा करने के लिए जवान मौत का कफन बांध के निकलता है, अपनी माँ की तरफ देखता है, अपने पिता की तरफ देखता है, अपने बच्चों की तरफ देखता है, अपनी पत्नी की तरफ देखता है, और मौत का कफन बांध के चले जाता है। उसके मन में ये होता है कि मैं अपने परिवार को धोखा जरूर दूंगा पर भारत माँ को धोखा नहीं दूंगा। उसकी को किसी से लड़ाई नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई हो सकती, उसका काम है सीमाओं की रक्षा करना, और मौत का कफन बांध के चले जाता है। जवान शहीद हो जाते हैं, इनके ऊपर इतना सी भी कंकर साबित सोच जैसे लोग, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, वहां के कुछ पॉलिटिकल पार्टियों, महबूबा जैसे लोग, इतनी सी भी दर्द नहीं होती। कौन सा इस भारत माँ को इनको प्यार है? मैं इनको पूछना चाहता हूं कि देश से प्यार है? अगर देश से प्यार होता तो कभी ना ये कहते पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। वो पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, वो भूखा नंगा पाकिस्तान जिसको खिलाने के लिए रोटी नहीं, जिनके अंदर आपसी जंग चल रही है, आपसी लड़ाइयां चल रही है। और हिंदुस्तान G20 चांद तक, कहां तक वहां तिरंगा झंडा लहराया गया। पूरी दुनिया के राष्ट्रपति पीएम हिंदुस्तान में आते हैं और G20 बिट्टा पे। सर, तो ऐसे सबसे बड़ी बात ये कि वो पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को पालता है, पोसता है, वो आतंकवाद को भारत में भेजता है ताकि भारत की शांति को भंग किया जा सके, और उसी पाकिस्तान से ये लोग बार बार बात करते हैं, और वो भी शहीद के घर पर मौजूद रहते हुए। सर, फारूक अब्दुल्ला वहां शहीद के घर पर मौजूद देखो, है। मैं आपको कहूं, ये बार बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है कि वहां चुनाव होना चाहिए, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मैं चुनाव के फेवर में नहीं हूं। जितनी देर तक ऐसे लोग गंदी भाषा का भारत माँ के खिलाफ प्रयोग करेंगे, हिंदुस्तान के उन जवानों के साथ जो सीमाओं की रक्षा करते हैं उनके खिलाफ चलेंगे, ये उनके खिलाफ चलने वाली बात है। चुनाव होना नहीं चाहिए, वहां गवर्नर रूल रहे। पंजाब के अंदर कितने साल गवर्नर रूल रहा? अमन शांति आया जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हुई। इनको जब थोड़ी सी ढील दे जाती है कि चुनाव आने वाला है तो इनके दिमाग खराब हो जाते हैं, दिमाग चढ़ जाते हैं, फिर वोट बैंक लेने के लिए वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि इनका वोट बैंक इनके पीछे चल जाए। इनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये आज का भारत है। आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ऑक्युपाई कश्मीर भी जल्दी लेके रहेंगे। इनको बता देना चाहता हूं, आज भारत उस ताकत में, उस शक्ति पे, इजराइल के बाद आज भारत वो पूरी दुनिया के अंदर एक ताकत बन चुका है। और चाइना जैसे देश आज हिंदुस्तान को वो देखते हैं कि हिंदुस्तान इतनी तरक्की के रास्ते पे चला गया, वो हिंदुस्तान आज का, उससे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। कभी प्रदीप जी ने कभी पुराने टाइम पे गाना गाया था, एक कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं, हिंदुस्तान के साथ धोखा करते हैं। इनको स्पष्ट तौर पे कहना, मैं को सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं को बीजेपी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं एक आजाद विचारधारा का। लेकिन बेटा सर, आज बीजेपी बड़ी हमलावर रही है, कांग्रेस पर हमलावर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर रही है, और ये कहा है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आतंकवादियों को लेकर सियासत कर रही है इस वक्त कांग्रेस, वो भी ऐसे वक्त में जब हमारे शहीदों के घर से जनाजे उनके उठ रहे हैं, वहां से उनकी अर्थियां उठ रही हैं, तिरंगे में लिपट कर उनको ले जाया जा रहा है। देखो मैं जी, मैं आपको बताऊं, मेरा बचपन, मेरी जवानी कांग्रेस का तिरंगा डंडा उठा के अस्पतालों में बम्बों गोलियों से गुजरा। मैं कांग्रेस को बुरा नहीं कह सकता। कांग्रेस पार्टी ने, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, सरदार पटेल हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर कांग्रेस में थे, पुरानी आजादी की लड़ाई की पार्टी, मैं भी उनका हूं। मैं कांग्रेस से दूर नहीं हूं। कांग्रेस के नेताओं की विचारधारा बदल गई। कांग्रेस ना बुरी थी, ना बुरी होगी, ना कभी बुरी थी। हम उस वक्त भी वंदे मातरम बोलते थे बचपन के अंदर। पंडित जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे आज भी कहते हैं, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। आज बताइए कांग्रेस के अंदर कौन सा ये खुल के कहने वाला है वंदे मातरम, भारत माता की जय, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम? ये कौन, ये मुसीबत किसने डाली? कह रहे हैं आप तो उस पुरानी कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, लेकिन वो कांग्रेस कहां गई, या वो लोग अब कहां हैं जो ये कहे बिट्टा सर कि कुछ रहे ना रहे, मेरा देश सलामत रहना चाहिए? ये लोग कहां हैं आज?
देखो मेरी बहन, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मैं जरूर अकेला हूं। मैं लाल खून से कांग्रेस का मेंबर बना, और खून कहां? कांग्रेस के दफ्तर में बैठाया जहां 35 लोग शहीद हुए। ये कहां बने? ये नीले रंग की शाही से बने। ये अलग हो गए, हम अलग हो गए, पर हमने पार्टी को बदला नहीं, अपने विचारों को बदला नहीं। आज उसी विचारों पे खड़े हैं। और कांग्रेस के ये उस वक्त कांग्रेस नहीं कहा, उस वक्त के नेताओं की गलतियों से 75 साल की कैंसर की बीमारी को आके किसने ठीक किया? नरेंद्र मोदी जी ने ठीक किया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पहले तिरंगे झंडे का अपमान होता था या नहीं? क्या जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे या नहीं? क्या पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में उनकी डेड बॉडी लिपटी, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी माँ, उनके पिता के सामने आती थी या नहीं? मैं सवाल हाँ, मैं मानता हूं सीमाओं की रक्षा करते हुए कुर्बानियां, शहादतें अभी हमें देनी पड़ेगी, पर जो स्थिति पहले थी, क्या आज वो स्थिति है? और सैफुद्दीन सोच हुआ, नहीं बेटा जी, सैफुद्दीन सोच जैसे लोगों की सोच का क्या किया जाएगा? 370 हटने के बाद, सुनिए बेटा सर, 370 हटने के बाद वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने उनको नजरबंद कर दिया। 2017 में वो ये कहते हैं कि कश्मीर समस्या के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि भारत दोषी है। तो इन लोगों की सोच का क्या हल है? मैं बताऊं, इनकी सोच ये है, ये सुबह उठ करके जब नमाज पढ़ते हैं, जब भगवान को मानते हैं, देश विरोधी लोग ये जरूर जो सुबह कहते होंगे ज्यादा से ज्यादा मौतें, चाहे मुसलमान भाइयों की हो। क्या एक डीएसपी मुसलमान नहीं था? क्या उनके पिता डीआईजी मुस्लिम नहीं थे? ये क्या खून के बना तिरंगा झंडा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का नहीं है? ये नेताओं की, वहां के नेताओं की सुबह सबसे पहली प्रेयर होती है 11 से 11 जवान शहीद हो, खून की नदियां बहें, और उसके बाद चैनलों के आके इंटरनेशनल न्यूज बनाई जाए। देखो जी, 370 धारा हट गई, अभी भी शहादत जारी है। 370 धारा हट गई, अभी भी हालात खराब। इनका मुद्दा है, इनका मुद्दा अमन शांति बहन जी नहीं है। इनका मुद्दा है रोज शहादत हो और 370 धारा की चर्चा हो। उस पर ये अपनी सियासत की रोटियां सेके, यही ये चाहते हैं कि इस पर इनकी सियासत चलती रहे, इसी के इर्द गिर्द इनकी सियासत चलेगी। देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, शहीदों को लेकर बयान देते हुए, या फिर ये कहते हुए कि इसके लिए आतंकवाद फैलाने के लिए या कश्मीर समस्या के लिए भारत जिम्मेदार है, इसी पर चलेगी इनकी सियासत। जी जी, इनकी देखो, इनकी जो सोच है, इनकी सोच यही है जो मैं मानता हूं कि रोज हालात खराब हो। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, कि आज दिल्ली के अंदर G20 में पाकिस्तान को बुलाया गया, बांग्लादेश आया, नेपाल आया, श्रीलंका आया, पूरी दुनिया के लोग आए, क्या पाकिस्तान को बुलाया? भूखे नंगे पाकिस्तान को हम बुलाते? देखो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके जब शपथ ली प्राइम मिनिस्टर की, राष्ट्रपति भवन में नवाज शरीफ को बुलाया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, क्या आप कभी सोच सकते थे? मैं तो कभी सोच नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे, फिर हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके पाकिस्तान चले गए नवाज शरीफ को मिलने। इसलिए कि आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, ना किसी का कत्लेआम वहां हो, ना किसी जवान का यहाँ हो, आप भी तरक्की करें, हम भी तरक्की करें। महात्मा गांधी का संदेश देते हुए नरेंद्र मोदी जी मौत का कफन बांध के चले गए। इन्होंने क्या किया? 15-20 दिन, महीने के बाद दीनानगर पठानकोट की घटना को अंजाम दिया। क्या उसके बाद इनसे साथ को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की? उन्होंने कहा हम तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे घर में हाथ जोड़े, हमें हाथ नहीं जोड़ने थे, हमारे जवान, हमारे लोगों को तुमने मारा, 26/11 की घटना की, पार्लियामेंट की, फिर भी हम तुम्हारे घर में आके हाथ जोड़ने आए, आओ शांति का रास्ता अपनाते हैं। उसके बाद इन्होंने पुलवामा की घटना की, 15 मिनट के अंदर जिसको कोई नहीं भूल सकता बेटा सर, जिसको कोई नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने जो अपनी नीयत दिखाई और इस नीयत में खोट दिखाया, उसको कभी नहीं भूल सकता कोई। और शायद यही एक वजह रही कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकियों का खात्मा किया। क्या यही एक रास्ता है कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक 2 करनी होगी?